नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच लाए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 को देखते हुए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों केबीसी नैनो पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 17 है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। साथियों, इसके बाद में आपको 25 प्रैक्टिस सेट जो कि विद्यासागर पब्लिकेशन का आया हुआ है उनको डेली बेस पर फिर पुनः चलाने वाला हूँ। तो साथियों, देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कहता है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो साथियों, प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है ग्लूकोज का सूत्र क्या है। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6, C6H12 और 6 होता है। जबकि चीनी का सूत्र देखें, चीनी का तो होता है C12H22O11। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। तो मच्छरों के द्वारा से जानते हैं साथियों, डेंगू ज्वर जो है मच्छरों के द्वारा से होता है, और मलेरिया जो है और ये फाइलेरियोसिस ये सब मच्छरों के द्वारा से होता है। जबकि घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता गामा किरणें होती है। तो गामा किरणें साथियों ये जो है उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं अर्थात नमकीन क्षेत्र में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हैलोफाइट। मरुस्थल में जो उगने वाले पौधे को कहते हैं जीरोफाइट, और जल में उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है एड्स AIDS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो एड्स का पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और साथियों बात करें HIV वायरस का, इसी के कारण से एड्स होता है। तो HIV का होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अगले प्रश्नों को देखें, लौंग क्या है। तो लौंग साथियों ये जो है पुष्प की कली होती है अर्थात फूल का सूखा हुआ भाग होता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। तो फेरोमोन्स जो है सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है कीटों के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है MRI। तो MRI इसके माध्यम से संपूर्ण शरीर के विकार का जो है पता लगाया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है CO समूह का आबंध क्रम क्या होगा। CO यानी कि इनके बीच साथियों कितने बॉन्ड होगा। तो ये ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो ट्रिपल बॉन्ड होगा यानी कि 3 होगा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है मैडम भिखाजी कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था स्टुअर्ट जर्मनी में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंडोज और विलियम डिग्बी ये के बीच जो है आम रिश्ता क्या है। आम रिश्ता यही है कि इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत की हालात पर टिप्पणियाँ लिखी थी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है स्थापित किया गया था दार उल सफ़ा। तो दार उल सफ़ा ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया। तो यह एक खैराती अस्पताल था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरुजी थे कौटिल्य, विष्णुगुप्त जिनका नाम है। और ये जो है अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा जो कि राजनीति से संबंधित है। और इसे ये जो है 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभाजित है। अगले प्रश्नों को देखें, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है 1857 की क्रांति में जो है बिहार से नेता कौन था। तो ये था वीर कुंवर सिंह। अगले प्रश्नों को देखें, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम आयोजित किया गया था लखनऊ में 1936 ईस्वी में, और इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का जो है प्रथम शासक ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था क्योंकि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था। और ये जो है अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था, और गौरी और इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। अगले प्रश्नों को देखें, और साथियों राजिया जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी जो कि प्रथम महिला शासिका बनी थी भारत की। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निष्क्रिय विरोध
के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी? तो जातीय सरकार की स्थापना मिदनापुर में की गई थी, तो ये 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है महत्व ज्ञान, अर्थात ज्ञान से प्रकाशित एक व्यक्ति। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी? तो ये जो है मुमताज महल, जिनका मूल नाम अर्जुमांद बानो बेगम था और ये शाहजहां की पत्नी थी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है हर्षवर्धन की जीवनी है हर्ष चरित्र, इनके लेखक की बात करें तो यह है बाणभट्ट। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। तो मुनरो और रीड के द्वारा किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। हालांकि रीड ने जो है सर्वप्रथम 1892 ईस्वी में जो है मद्रास के बारामहल जिले में चलाया था, लेकिन 1819 ईस्वी में संपूर्ण भारत अर्थात ये मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में चलाया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ था? तो ये था बौद्ध धर्म का और ये भाषा पाली भाषा में लिखा गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। मीर कासिम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय था, और एक तरफ अंग्रेज़ों के सेनापति जो था वो था हेक्टर मुनरो। इनके नेतृत्व में लड़ा गया था। हेक्टर मुनरो ने तीनों सेनाओं को सम्मिलित रूप से पराजित कर दिया था। तो यही था इनका। इसके बाद 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त किया गया। निम्नलिखित देशों में से किस में जो है पंपास घास का मैदान है? तो पंपास अर्जेंटीना के हृदय के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है, देखते हैं। कहता है उकायू, तो उकाई परियोजना जो है ताप्ती नदी पर गुजरात में है। और उसके बाद कहता है पतरातू, तो पतरातू ये झारखंड में है। और पेंच जो है मध्य प्रदेश में है, ये पेंच जो है मध्य प्रदेश में है। और दाभोल महाराष्ट्र में है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। कहता है फुलानी, तो फुलानी पश्चिमी अफ्रीका में सत्य है। बंतु सहारा में, तो बंतु जो है सहारा में नहीं है, बल्कि बंतु जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है। तो दक्षिण अफ्रीका होगा बंतु। और मसाई पूर्वी अफ्रीका केन्या में है। और नोबा सूडान में है, ये भी सत्य है। तो बी आपका जो है सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन जो है ठंडी समुद्रीय धाराएं हैं? तो ठंडी समुद्रीय धाराएं कौन सी है, देखते हैं। तो ठंडी समुद्री धाराएं देखते हैं इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ये हम्बोल्ट की धाराएं ठंडी है। फिर ओयासयो की धारा और कनारी की धारा, ये जो है 1, 3, 4 जो है ये ठंडी जल धाराएं हैं, जबकि ब्राज़ील की धाराएं ये गर्मी जल धाराएं हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित दर्रा वो है नाथुला दर्रा, जो कि 4310 मीटर की ऊंचाई पर है और यह सिक्किम में है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जो है रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो ये है केरला राज्य। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो उत्तर पश्चिमी भाग जो है बिहार का घिरा हुआ है सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी के द्वारा। अगले सवालों को देखें। कहता है भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें कि कोयला उद्योग में कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो देखा जाए तो कहता है निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा, ये भी है। और कहता है धुलाई संस्थानों की उपयोगिता क्षमता में कमी, ये भी है। और कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, ये भी है। और कार्य संचालन कीमतें, ये भी है। यानी कि 1, 2, 3, 4 ये सभी का सभी जो है समस्याएं हैं भारतीय उद्योग में, भारतीय कोयला की उद्योग में। तो आपका हो जाएगा आंसर क्या, 1, 2, 3, 4। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है रेल मार्ग है और एक तरफ दूसरी तरफ मिलाना है। कहता है यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, तो यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग ये किसको जोड़ती है?
तो ये जो है जोड़ती है किसको, पेरिस से वारसा को जोड़ती है, पेरिस से वारसा को जोड़ती है यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग और ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। तो ट्रांस इंडियन रेल मार्ग किसको जोड़ती है, तो ये जोड़ती है ब्यूनस आयर्स से वालपराइजो के बीच, ब्यूनस आयर्स से वालपराइजो के बीच, यानी कि बी में होगा 3। फिर कहता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, तो ये लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक को जोड़ती है। फिर कहता है ओरिएंटल एक्सप्रेस, तो ओरिएंटल एक्सप्रेस जो है ये कहाँ से जोड़ती है, ये पेरिस से इस्तांबुल के बीच जोड़ती है। इस प्रकार से आपका मैचिंग होगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत में ताम्र, स्वर्ण, लोहा और कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से जो है क्रमबद्ध है। तो देखा जाए तो तांबा के लिए जो है खेतरी जगह राजस्थान में है, और स्वर्ण के लिए कोलार कर्नाटक में है, लोहा के लिए कुद्रेमुख है, और ये जो है कोयला के लिए झरिया झारखंड है, और लोहा के लिए कोयला कुद्रेमुख कर्नाटक है। तो ये आपका जो है इस प्रकार से ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पनामा नहर जोड़ता है, तो पनामा नहर जो है ये प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ता है, अंध महासागर को ही अटलांटिक महासागर कहा जाता है। तो प्रशांत महासागर को अंध महासागर या अटलांटिक महासागर से। अगले प्रश्न को देखें। कहता है हिमालय पर्वत जिस समानांतर पेटियों में विभाजित है, अर्थात हिमालय को किन किन पेटियों में विभाजित किया गया है। तो हिमालय को जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो एक जो है बृहत हिमालय, और एक है लघु हिमालय, और एक है शिवालिक की श्रेणी, यानी कि तीनों श्रेणी में विभाजित इस प्रकार से है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान अर्थात शिपमेंट का किस पोर्ट पर पहुंचा था। तो ये पहुंचा था पारादीप ओडिशा पोर्ट पर। जबकि कांडला बात करें तो ये जो है गुजरात में है, और मुंबई तो महाराष्ट्र में है, कोलकाता तो पश्चिम बंगाल में है, पारादीप उड़ीसा में है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। तो नागरिकता जो है भारतीय संविधान के भाग 2 में है, और अनुच्छेद जो है 5 से 11 है, और भाग 7 में जो है केंद्र राज्य संबंध में है, और ये जो भाग उसके बाद भाग 1 में जो है भारत के राज्य क्षेत्र का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है, और भाग 9 में जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर जो है तत्पश्चात नियुक्त किया जाता है जब लोकसभा में नवनिर्वाचित जो है वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को, यानी कि नए नए चुनाव जीते हुए हैं उसमें से कोई एक वरिष्ठ सदस्य को चुन लिया जाता है तत्पश्चात प्रोटेम स्पीकर के रूप में, और उनका कार्य केवल रहता है नए नए सदस्यों को शपथ दिलाना। अगले प्रश्नों को देखें। कथा अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत जो है पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। तो ये जो है राज्य सूची के विषय पर केंद्र जो है कानून बनाता है, लेकिन 1 वर्ष से अधिक तक ये जो है परिवर्तन में नहीं रहेगा, यानी 1 वर्ष तक जो है कानून बना सकता है। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो अनुच्छेद जो है 51 है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिसमें शांति एवं अभिवृद्धि अर्थात विदेश नीति को दर्शाया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है और भारत में रहने वाले विदेशी को प्राप्त नहीं है। तो भारतीय नागरिक को प्राप्त है केवल वो अनुच्छेद कौन कौन सा है, 15 है, 16 है, 19 है और फिर 29 है। यानी कि ये 4 अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकार केवल भारतीय को प्राप्त है, विदेशी को नहीं। तो आपका विचार तथा अभिवृद्धि की स्वतंत्रता जो कि अनुच्छेद 19 के 1 में है, तो ये आपको जो है केवल आपको ही प्राप्त है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। विधि की क्षमता अनुच्छेद 14 में है, तो ये जो है भारत और विदेशी दोनों को प्राप्त है। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये भी जो है अनुच्छेद 21 में है, तो ये भी जो है दोनों को प्राप्त है। धर्माचरण की स्वतंत्रता भी दोनों को प्राप्त है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा से, अनुच्छेद 155 के तहत जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था, इसलिए
और 15 जनवरी को थल सेना दिवस। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया जाता है अनुच्छेद 123 के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किस राज्य का सचिवालय भवन का नाम है राइटर्स बिल्डिंग? तो राइटर्स बिल्डिंग जो है सचिवालय भवन का नाम है पश्चिम बंगाल के सचिवालय भवन का। अगला सवाल देखिए। कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, एकता और अखंडता जैसे भी शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में, यानी कि प्रस्तावना में अभी तक में केवल एक मात्र ही संशोधन किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत द्वारा जो है भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो भूमि क्षरण और तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य भारत द्वारा रखा गया है 2030 ईस्वी तक। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो है कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24, और इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को जोखिम भरे कार्य अर्थात कारखानों में काम कराना विधि के जो है कानूनन अपराध है। और अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है, और ये जो है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, और अनुच्छेद 23 में जो है कहा गया है कि बेगारी बेरोजगारी अर्थात ये ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करा सकते हैं खरीद बिक्री। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है? तो राज्य सूची में कौन सा विषय है? तो ये जो है रेलवे, ये रेलवे पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है। बाकी निगम कर और जनगणना आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, आर्थिक नियोजन तो समवर्ती सूची का विषय है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किस सदन में जो है अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा के जो सदन के अध्यक्षता करते हैं उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन राज्यसभा की सदन की अध्यक्षता करते हैं, इसके सभापति होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो धन विधेयक के लिए जो है आपको राष्ट्रपति की जो है पूर्व स्वीकृति आवश्यक रहता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन आते हैं? तो बलवंत राय मेहता 1957 ईस्वी में त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया, और एल.एम. सिंघवी समिति 1986 ईस्वी में त्रिस्तरीय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने का काम किया। तो इसके अंतर्गत जो है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश, जो कि 80 प्रतिनिधि यहाँ से चुने जाते हैं सांसद के तौर पर, और बिहार में तो 40 और बंगाल में 42, और यहाँ से उत्तर प्रदेश में राज्यसभा से 31 और बिहार बंगाल में 16। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? तो संघीय मंत्री परिषद जो है उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति, लेकिन व्यक्तिगत रहेगा तो राष्ट्रपति के प्रति हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सरकारिया आयोग की संस्तुतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध के लिए स्थापित किया गया था दौलत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 ईस्वी में, और ये जो है अपना प्रतिवेदन 1987 ईस्वी में जमा किया था। अगला प्रश्न देखें। कहता है भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान पाते हैं? तो नागरिकता है भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से कौन जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त भारत के राजदूत होते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का जो है नियुक्ति नहीं करते, बल्कि इनका चुनाव होता है, और चुनाव में जो है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो है भाग लेते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। 113 गुना 4 है और माइनस में है x गुने 2, बटे में है 13 गुने 9 और माइनस 5 गुने 7 है, बराबर में 5 है। तो 5 में है तो न कुछ तो एक तो होगा ही होगा। अब करते हैं 113 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 452, और माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2x
अब नीचे में जो है 13 17 से 117 और माइनस में है 7 पचे 35। अब यहाँ पर 5 से गुना होगा, 117 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, 17 पचे 85, 17 पचे 585 और माइनस 135, ये 35 गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 175। अब जो है 585 में से 175 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 410, तो 410 हो गया नीचे में। अब ऊपर में जो है 452 है, 452 में से 410 घटाएंगे तो कितना होगा 452 माइनस 410 माइनस जो है माइनस में करना है कितना 410 और बराबर में कितना हो जाएगा या बटे में 2x। अब यहाँ पर जो है 452 में से 410 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ये 21 बार में कट गया तो 21 दूना 42 यानी कि 2 बार में, तो ये जो है x बराबर कितना हो गया आपका x बराबर 21 आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है प्रिंट को RUMSJ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो DRIN के ड्रिंक को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए P से कितना बढ़ा PQR 2 बढ़ा, फिर STU यहाँ पर कितना बढ़ा 3 बढ़ा, यहाँ पर 3 बढ़ा। अब यहाँ पर भी 2 बढ़ाते हैं D के बाद F जो है किस में है तो F 2 में है, तो चलिए कोई बात नहीं, F 2 में है तो यहाँ पर वेटिंग में रखते हैं। अब अंतिम अक्षर को देखिए, T से जो है Z आया तो कितना बढ़ाया है 6 बढ़ाया है। अब 11 होता है K, 11 से 6 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 17वां अक्षर। 17वां अक्षर कौन होता है Q होता है मेरा, तो Q जो है ऑप्शन नंबर B में है अंतिम में, तो इस प्रकार से B हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है एक व्यक्ति ने 650 रुपये में 2 कमीजें खरीदी थी, उनमें से एक को 7% लाभ तथा दूसरे को 6% हानि पर बेचा, तो उसे लाभ और हानि यानी कि कहता है उसे जो है कुल व्यापार में इस प्रकार ना तो लाभ होता है और ना तो हानि होता है, तो कमीज का क्रय मूल्य क्या होता है। अब हम कमीज को मानते हैं 300 और 350 बाय ऑप्शन रखते हैं, तो 300 को पहले हम बेचते हैं, कितना का लाभ हुआ है तो 300 में कितना लाभ हुआ है 7% का एक बार लाभ हुआ है, तो इसको हम बेच देते हैं 7% के लाभ पर, तो 107 बटे 100, तो 2 शून्य कट गया तो हो जाएगा 321। अब जो है 350 है और 350 को अब क्या करना है, इसको 6% हानि पर बेचेंगे तो कितना हो जाएगा 94 बटे 100, 0 0 कट गया, 5 दूने 10, 5 सते 35 और 2 47 94। अब 47 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 सते यहाँ प्लस में होगा तो 7 सते 49 के 9 हो जाएगा और 7 चौके 28 और यहाँ पर बचा था कितना बाकी 4, तो 28 4 32, 329 और 321 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 1 10 और 2 2 4 1 5 हो गया और 3 3 6, 650 मेरा आ गया। हालांकि चूँकि आपका आंसर जो है डी होगा इस प्रकार से। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है किसी नगर की 3 लाख की जनसंख्या में जो है 1,80,000 पुरुष हैं और 50% जनसंख्या साक्षर है, और कहता है यदि 70% पुरुष साक्षर है तो महिलाओं की संख्या क्या है, साक्षर महिलाओं की संख्या। अब देखिए 1,80,000 पुरुष है तो महिला कितना हो जाएगा, फीमेल कितना हो जाएगा 1,80,000 घटाएंगे तो हो जाएगा 20, 1,20,000, 1,20,000 इतना जो है महिला है, 1,20,000 और पुरुष जो है इतना है। अब कहता है 50% जनसंख्या जो है क्या है साक्षर है, तो साक्षर है कितना जनसंख्या, तो साक्षर जनसंख्या जो है साक्षर 50% यानी कि इसमें 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना 1,50,000, 1,50,000 जो है जनसंख्या क्या है साक्षर है। अब देखिए कहता है
70% पुरुष साक्षर हैं। 180 जो ये जो है 1,80,000 का 70% निकालेंगे। 1,80,000 का 70/100 करेंगे तो 0 0 0 0 कट गया। 18 सते 126, तो 18 सते 126 यानी कि 126,000 यानी कि 1,26,000 जो है ये जनसंख्या पुरुष साक्षर है। लेकिन कुल साक्षर कितना है? 1,50,000। अब जो है 1,50,000 में से 1,26,000 घटाएंगे तो महिला साक्षर निकल जाएगा कितना? 24,000। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है यदि एक आयत की लंबाई 20% और उसकी ऊंचाई 20% घटाए, यानी एक बार बढ़ता है और एक बार घटता है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल वही होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो 100 मैंने माना है आयत का लंबाई चौड़ाई, ये क्षेत्रफल, और इसमें जो है पहले 20% की वृद्धि करना है तो 120/100, फिर गुना जो है 20% घटेगा तो हो जाएगा कितना? 80/100। अब ये 100 ख़त्म, ये 0 और ये दोनों 0 ख़त्म। 96 आ गया। मेरा कितना आ गया? 96। तो 100 मैंने माना तो 100 से कितना कम है? 4% कम है, तो 4% की हानि हो गया, घटेगा। अगला प्रश्न देखें। कहता है 10 तथा 50 के मध्य की एक रूढ़ संख्या x है, उसके अंकों में पलट फेर के उपरांत भी प्रभावहीन रहती है, तो उस संख्या का वर्ग क्या होगा? कहता है 10 और 50 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है और वो रूढ़ है? रूढ़ का मतलब है या तो 1 से उसमें भाग लगेगा या तो फिर वह संख्या जो होगी उसमें स्वयं से भाग लगेगी, और उसका वर्ग क्या होता है? तो इसके वर्ग मानते हैं हमने 11, यानी कि पलट भी देंगे तो 11 का 11 ही रहेगा, और ये जो है केवल 1 से भाग लगेगा और स्वयं 11 से भाग लगेगा, इसके सिवा किसी से नहीं लग रहा है। तो ये हो जाएगा कितना? 11 है 21 से, यानी कि 121 हो जाएगा वर्ग। अब ये जो है 33 का वर्ग है 1089, लेकिन 33 को भी पलटने पर जो है 33 आता है, लेकिन 11 गुना 3 ये 11 से और 3 से भी भाग लगता है, तो ये जो है रूढ़ नहीं है, रूढ़वादी नहीं है। तो इसलिए जो है आपका आंसर जो है ए ही होगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित श्रृंखला 6, 16, 9, 13, 12 एक्स वाई के जगह क्या हो जाएगा? इसके बाद जो है 2 संख्या x भी है और यहाँ पर y है, यानी इसके जगह और इसके जगह क्या होगा? अब देखिए 6 से 3 गया तो 9, 9 से 3 गया तो 6 से 9 3 बढ़ा 9 और 9 से 3 बढ़ा तो 12, 12 से 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 15। अब यहाँ से कहता है 16 में से 3 गया तो कितना हुआ? 13, 13 में से फिर 3 जाएगा माइनस में तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10 हो जाएगा, यानी कि 10, 15। तो ऐसा ऑप्शन में है ही नहीं किसी में। तो हालांकि 15 एक ऑप्शन में ये है, 15 तो यहाँ पर होता और यहाँ पर 10 होता, तो आपका आंसर डी हो जाता। इस प्रकार से होता। हालांकि आपको सही जानकारी से मायने रखना है जो भी हो। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है समीकरण 1/x-3 है और -1/x+5 है, तो x के जगह क्या रखेंगे कि 1/6 हो जाएगा? चलिए देखते हैं। x के जगह अगर यहाँ पर हमने 7 रखा तो 7 में से 3 गया तो कितना हो गया? तो यहाँ पर 4 आ गया। अब यहाँ पर जो है 7 रखा तो 7 + 5 हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब 12 हो जाएगा 1/4 और 1/12, तो 1/4 माइनस 1/12 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 का 12 ही होगा। अब ऊपर में 4 तिया 12 यानी कि 3 माइनस 12 एकम 12 तो माइनस 1 गया तो 2/12, अर्थात 1/6 आपका आंसर आ गया। और फिर इसी प्रकार से -9 को भी रखने पर होगा, तो आपका आंसर जो है इस प्रकार से ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एक्स वाई जेड एक काम को क्रमशः 12 और 15 और 18 दिनों में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखते हैं। ये इनका हम जो है लॉसो लेके बनाते हैं 12, 15 और 18। ये इस प्रकार से है। इनका लॉसो लेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। अब 180 लॉसो आया तो 12 का कार्य क्षमता क्या होगा? 15, यानी कि ये 15 काम करेगा एक दिन में, और 15 वाला जो है 12 काम करेगा एक दिन में, और 18 वाला जो है एक दिन में 10 काम करेगा। अब कहता है तीनों मिलकर कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे? चलिए तीनों का अब भाग देते हैं 15, 12,
और 10, 15 12 27 10 37। 180 में 37 से भाग देंगे तो कितना होगा, 4 बार में भाग देंगे तो आएगा शायद 148, और 2 पर 2 50 30 80, यानी कि फिर 48 और उधर बच जाएगा कितना 32, और नीचे में कितना हो जाएगा 37। तो आपका आंसर जो है ए हो जाएगा इस प्रकार से। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है समय, ये सारणी दिया गया है, इसमें कहता है लुप्त अक्षर को ज्ञात करना है। ए का विपरीत होता है जेड, सी का विपरीत हुआ है एक्स, डी का विपरीत क्या होगा डब्लू हो जाएगा। चूँकि ए से एक उल्टा लिखा है और उसके बाद जो है आगे बढ़ा है, सी से एक उल्टा लिखा हुआ है, ये एक्स से उल्टा लिखा हुआ है, इसी प्रकार से आगे बढ़ा है। इसी प्रकार से डी का उल्टा लिखा हुआ है डब्लू, और डी से एक आगे बढ़ा हुआ है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न श्रेणी में फिर अगला संख्या क्या होगी। 3 का क्यूब जो है 27 हुआ, तो कितना का क्यूब, 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। देखिए कहता है n को 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। तो हमने 11 को जो है किससे भाग दिया, 7 से भाग दिया, तो मेरा शेष कितना आ गया, शेष आ गया कितना 4। अब कहता है 3n + 1, तो 11 मैंने n को माना, तो 11 × 33 1 34, 34 को हमने 7 से अब की बार भाग दिया, तो 7 चौके 28, 28 बचा है कितना शेष 6 बचा है मेरे पास शेष। तो 28 यानी कि फिर 7 से भाग देंगे तो कितना होगा 6 से शेष बचेगा इस प्रकार से। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है आकृति पर विचार करना है। कहता है उन संख्याओं का योग जो केवल त्रिभुज में है, यानी कि कहता है उस संख्या को जो है तीनों आकृति में है, और उसमें से जो है उन संख्या का योग जो केवल त्रिभुज में है घटाने पर क्या होगा, यानी कि जो तीनों में है उससे और जो केवल त्रिभुज में है उसको घटाने पर क्या होगा। अब देखिए साथियों, यहाँ पर जो है 4 जो है तीनों में है, ये 4 जो है तीनों में है, ये जो है त्रिभुज चतुर्भुज ये गोला, यानी कि आयत में भी है और गोला में भी है और त्रिभुज में भी है ये 4। अब कहता है केवल त्रिभुज में, तो केवल त्रिभुज में यहाँ पर 5 है और यहाँ पर जो है 3 है, तो 4 में से कितना घटाना है, 5 3 8 घटाना है, तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, करते हैं। 7 दूने 14 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 दूना 30 + 1 करेंगे तो 31, 31 दूना जो है 2 62 + 1 करेंगे 63, 63 दूना 126 और +1 127। उसी प्रकार से 127 गुने 2 + 1, तो 127 गुना 2 254 + 1 करेंगे तो 255, तो यहाँ पर क्या होगा 255। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8,000 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज निकालते हैं तो यहाँ पर P/SI बराबर 100/TR करते हैं, 5 गुने 3, तो 100 यहाँ पर 2 शून्य कट गया, तो यहाँ पर 5 दिया 15 8 120, अर्थात ये 1200 जो आपका ब्याज आया साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज को इस प्रकार से निकालेंगे तो 8,000 गुने 3 बार कहता है तो 105/100, फिर 105/100 करेंगे। अब फिर कहता है 105/100, इस प्रकार आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा, यहाँ पर जो है मिश्र धन आएगा, मिश्र धन में से फिर ये 8,000 घटाइएगा तो आपका आएगा 1261 आएगा इसका ब्याज। तो 1200 और 1261 दोनों का कहता है अंतर कितना हो रहा है, 61 रुपया का अंतर होगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एक घनाभ का आकार जो है कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस प्रकार से है, इसमें इतना इतना का जो है वृद्धि किया गया है, तो आयतन में होने वाली वृद्धि का ज्ञात करना है प्रतिशत में। अब 100 का जो है मैंने माना था, अब पहले कहता है 10% तो 110/100, फिर कहता है 20% की वृद्धि तो 120/100, फिर कहता है 50% की वृद्धि तो 150/100। अब देखिए ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, एक शून्य ये और ये दोनों शून्य कट गया। 50 × 150, 50 दूने 6, 6 दूने 12,
अब जो है 61 66 66 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 198। 198 इसका मतलब जो है 100 का मैंने माना था तो 98 अधिक आया, तो इसका मतलब 98 की वृद्धि हुआ। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ए जो है डी से नाटा है। चलिए इसको बनाते हैं। ए जो है डी से नाटा है। चलिए यहाँ पर मैंने मान लिया ए डी से नाटा है, तो यहाँ पर मैंने मान लिया डी। अब फिर कहता है परंतु सी से लंबा है, सी से लंबा है ये। चलिए यहाँ पर सी दे दिया। फिर कहता है डी बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है। डी जो है बी से नाटा है, तो बी यहाँ पर हो गया भाई। और कहता है लेकिन ए से लंबा है, तो ए से लंबा तो है ही डी। चलिए कोई बात नहीं। कहता है ई ए से नाटा है लेकिन सी से लंबा है, यानी यहाँ पर जो है ई महाराज आ गया है ई। अब कहता है सबसे लंबे कौन है, तो सबसे लंबा है बी, उसके बाद सबसे लंबा है डी, यानी दूसरा नंबर पर है सबसे लंबा बी और डी। बी डी ऑप्शन नंबर सी में है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ये प्रश्न है इस प्रकार से, थोड़ा सा देखें, ये बहुत बड़ा प्रश्न है लेकिन इसको देखेंगे तो समझ जाएंगे। कहता है ए और बी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। ए प्लस बी हॉकी और फुटबॉल, तो एच प्लस बी, ये एच प्लस यानी हॉकी प्लस फुटबॉल एफ हो गया। अब कहता है बी तथा बी और सी जो है क्रिकेट और फुटबॉल, बी प्लस सी, तो ये क्या हो गया, तो क्रिकेट, यानी सी प्लस हमने माना है फुटबॉल को एफ। अब कहता है सी और ई क्रिकेट और फुटबॉल खेलता है। सी प्लस ई फुटबॉल और क्रिकेट। सी और ई जो है क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलता है। क्रिकेट और क्या खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है। तो इस प्रकार से क्रिकेट प्लस वॉलीबॉल को हमने डब्लू मान लिया। अब कहता है डी और ई टेनिस खेलता है, यानी कि डी और ई टेनिस खेलता है। डी प्लस ई क्या खेलता है, केवल टेनिस खेलता है, तो टी लिख दिया। अब कहता है ए और सी वॉलीबॉल और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। ए प्लस सी वॉलीबॉल यानी डब्लू प्लस फुटबॉल एफ दोनों खेलते हैं। ए और डी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। ए प्लस डी हॉकी एच और प्लस क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी प्लस फुटबॉल। तो कहता है कौन सा हॉकी फुटबॉल और टेनिस दोनों खेलता है, तो टेनिस देखिए यहाँ पर जो है डी और ई खेलता है, बाकी कोई नहीं खेलता है। तो डी और ई में ही और किस कोई होगा, तो ऑप्शन में ई तो है ही नहीं, तो डी आपका जो है डायरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए डी कैसे होगा, तो डी देखिए यहाँ पर क्या खेल रहा है, हॉकी भी खेल रहा है और फुटबॉल भी खेल रहा है, और डी जो है यहाँ पर टेनिस भी खेल रहा है, क्योंकि हॉकी फुटबॉल जो है ये ई खेल ही नहीं रहा, ई यहाँ पर जो है क्रिकेट और वॉलीबॉल खेल रहा है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है दो संख्याएं 5:6 में है, यदि दोनों में से 8 घटाया जाए तो वे 4:5 में अनुपात में हो जाते हैं, तो संख्या क्या है। मैंने माना संख्या वो 40 और 48 है। अगर इससे 40 से 8 घटाएंगे तो कितना होगा 32, और 48 से जो है 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40, तो 8 पंचे 40 और 8 चौके 32, 4:5 आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। या नहीं तो आप क्या करेंगे 5x और एक का मान रखेंगे 6x, दोनों में से 8 घटाएंगे, यहाँ से 8 घटाएंगे, इजकल टू में 4/5 रखेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जो है आपको आंसर x बराबर जो आएगा वो हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है यदि किसी निश्चित कोड में ALMIRAH को BNPMWGO लिखा जाता है, तो निम्नलिखित में से किस कोड को DNRWLUA के रूप में लिखा जाएगा। अब देखिए इनको बनाने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो है ए से कितना घटा है, तो यहाँ पर 1 से 1 बढ़ा है, तो कहता है किस कोड को ये लिखा जाएगा, यानी कि हमको ये वाला खोजना है, ये वाला जो है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला खोजना है ऊपर वाला। तो इससे यानी कि सी से 1 बढ़ेंगे तो डी होगा, यानी कि या तो बी होगा या तो सी होगा, तो सी से जो है 1 बढ़ेंगे तो क्या होगा डी होगा। अब उसके बाद कहता है
एल के बाद कितना बढ़ा, यहाँ पर एम एन 2 बढ़ा है। अब यहाँ से एल के बाद 2 बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एन। तो यहीं पर जो है आपका ऑप्शन छट गया है कि सी नंबर होगा ही होगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित तालिका में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। यक्स के स्थान पर 20 2 22 2 24, 24 4 यहाँ पर देंगे 28 और 4 हो जाएगा 32, 32 2 34 और 2 36। इसी प्रकार से 22 3 25 3 28, 28 3 31 3 34 और 25 3 28, 28 3 31। इस प्रकार से हो रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर बी होगा 28। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है ये सोडियम होता है, जिन्हें केरोसिन तेल में रखा जाता है ना, नहीं तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, क्योंकि केरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं है। तो क्षार का गुण नहीं है देखा जाए तो कहता है ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, तो हाइड्रोजन आयन नहीं करते हैं, ये तो अम्ल करता है। OH जो है माइनस ये आयन उत्पन्न करते हैं, यही आपका जो है गलत है। और ये कहता है ये मोटी सामग्री को विघटित करता है, ये सत्य है। और ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये भी सत्य है। और ये जो है फिसलन युक्त साबुन जैसे होते हैं, ये भी सत्य है, क्योंकि अम्ल का कार्य जो है वो है नीले लिटमस पत्र को लाल करना और क्षार का कार्य होता है लाल लिटमस पत्र को नीला करना। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय गति को बढ़ा देती है। तो ये है एड्रेनल हार्मोन, एड्रेनल हार्मोन, अधिवृक्क हार्मोन। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जाता है वह क्या कहलाती है। तो जिन धातुओं को पीटकर पतली पतली जो है पत्थर बनाया जाता है तो उन्हें कहते हैं तन्यता, अर्थात ये उसका तन्य गुण होता है। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।